अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। बेटा एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं? बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल हम उसे कहते हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी चीज़ को कंट्रोल करें, किसी एक प्रॉपर्टी को, दूसरी ऑटोमेटिक चेंज हो। जो ऑटोमेटिक चेंज हो उसे डिपेंडेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंट जिसे हम कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसको हम कॉज भी कहते हैं कि किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच की रिलेशन की ये वाली कॉज होती है और ये वाला उसका क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, अब कुछ मिसकॉन्सेप्शन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इस बारे में। सबसे पहले आपने काइनेमेटिक्स के अंदर एक लॉ पढ़ा है जिसे हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, आपने उसमें एक बात पढ़ी है कि वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम ए, तो सबको पता है। मुझे ये बताएं, क्या इस चीज़ को इस तरह लिखना सही होगा या इस तरह? बेटा एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं, इसकी एक साइड पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, अब कौन सा वाला सही है ये आपको देखना है कि चीज़ को कॉज और इफेक्ट का समझना। अब आप मुझे बताएं कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं उसकी ए को कंट्रोल करूं, एक्सेलरेशन को कंट्रोल करूं, तो उसकी फोर्स कंट्रोल हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है भाई। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है कि आप जितनी फोर्स लगाओ बॉडी की उतनी एक्सेलरेशन बढ़ती है, और अगर बॉडी का मास बढ़ रहा है तो फोर्स आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी और एक्सेलरेशन कम होगी। तो इसका मतलब है कि बेटा हम इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, मैथमेटिकली इट इज़ रॉन्ग। मैथमेटिकली के पास ये सही तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फोर्स एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किस पे, इस फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि बॉडी की मोशन की वजह जो काज है वो क्या है, फोर्स है। उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। और इसी तरीके से जब आप इस चीज़ को ऐसे लिखते हो कि एक्सेलरेशन इज, उसका रिलेशन आप मास के साथ बनाते हो, तो बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसकी है, मास की। आप मास को वेरी करोगे, एक्सेलरेशन पे ऑटोमेटिकली फर्क पड़ेगा। और एक और बात याद रखिएगा, कभी भी जब तीन क्वांटिटीज़ का डिस्कस होता है या तीन से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के मिलकर आपके पास एक रिलेशन बनता है, दो का रिलेशन आप तब बना सकते हो जब आप बाकी क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट रखो। अगर मैं बात करूँ कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, तो ये तब पॉसिबल है हमारे पास कि जब हमारे पास जो है वो मास हम क्या रखें, कांस्टेंट रखें। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, तो बेटा ये तब पॉसिबल है व्हेन द फोर्स अप्लाइड फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है, उसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमेशा जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है बेटा वो कहाँ ड्रॉ होता है, एक्स पे, क्योंकि आप उसको कंट्रोल करते हो तो वाई वाला ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। यानी कि हमेशा आपका एक्स ए जो है वो कहाँ ड्रॉ होगा, इधर, और आपका एफ इधर कहाँ, एफ कहाँ ड्रॉ होगा, एक्स पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आप कंट्रोल कर रहे हो। ए कहाँ पर प्लॉट होगा हमेशा, आपका वाई पे। इनका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
इसी तरीके से आप इसको एक और चीज़ को समझ सकते हो। आप मुझे बताओ, आपने कौन लॉ पढ़ा है जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ? ओम्स लॉ के बारे में क्या पढ़ा है? V इज टू IR। अब मुझे यहाँ पे बताएं कि ऐसे लिखना पॉसिबल सही है या इस तरीके से लिखना पॉसिबल सही है? ठीक है बेटा, एक बात याद रखिएगा, हमेशा आपका करंट जो है, सॉरी, करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इस तरह अगर मैं आपको बोलूँ, आप उस तरह समझ लें कि अगर मेरे पास एक बुलेट है और एक गन है, तो बेटा, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बुलेट है मेरे पास और बुलेट को मैं हिट कर रहा हूँ और उससे वो कोई किसी चीज़ से टकरा रही है, तो किसी बॉडी से टकरा रही है, किसी बॉडी को हिट कर रही है, तो वो बॉडी डैमेज नहीं करती। लेकिन उसी बुलेट के अगर मैं गन से फायर करता हूँ तो वो डैमेज करती है। इसका मतलब है कि डैमेज करने में बुलेट का कोई इसमें बुलेट का कोई वजह नहीं है, बुलेट की कोई सलाहियत नहीं है, बल्कि पीछे फॉल करने वाली चीज़ जो है वो क्या है, गन है। ठीक है, इसी तरीके से उसके बाद याद रखिएगा कि हमेशा ये मैथमेटिकली लॉ के दिस तरह है, करंट हमेशा वोल्टेज पर डिपेंड करता है, वोल्टेज करंट पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। इस तरीके से उनके पास रेजिस्टेंस में क्या बन जाता है, इनवर्स एक कांस्टेंट बन जाता है 1/R। तो अगर आप वोल्टेज कांस्टेंट लेते हो तो करंट के साथ उसके 1/R में रिलेशन। और इसका ग्राफ भी आपके पास दो तरीके से पास है, एक आपके पास IB भी हो सकता है, VI भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ को यूज़ करें। पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हो, इधर आप ओम्स लॉ के लिए कोई सेमी कंडक्टर्स के अंदर आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन IB में हो जाता है, वैसे ही VI होता है। ठीक है, और अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरा आपसे एक सवाल है जिसका आप मुझे कमेंट में बताएं इसका जवाब, कि हम कहते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट को हम कहाँ प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे, जिसे हम कंट्रोल करते हैं, और डिपेंडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें चेंज होती है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमारे पास टाइम हमेशा एक्स पे क्यों प्लॉट होता है और डिस्टेंस हमारा वाई पे क्यों प्लॉट होता है? टाइम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? ये एक सवाल है।